वेलकम बच्चों, ज्योग्राफी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्रैश कोर्स के जो हिस्सा है आपका, उसका 81 नंबर प्रश्न जो है आज हम लोग करने वाले हैं। वो समझेंगे कि क्या कह रहा है सवाल और उसके जो है कि अपने स्तर से जवाब देने का प्रयास करेंगे। बाकी जो है कि आपको पीडीएफ में वैसे ये मिल ही जाएगा। जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा और वीडियो भी मिलेगा और टेस्ट वगैरह सीरीज जो है वो सारे के सारे कंटेंट आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो आप बिना लेट किए हुए आप जाइए और जो है कि कोर्स ज्वाइन कीजिए। बहुत ही शॉर्ट टर्म में आपके लिए महत्वपूर्ण कोर्स लाया गया है। जो आपके जो 25 में एग्जाम हो गए 12th के, उसके लिए आपको सारे सब्जेक्ट्स वहां पे अवेलेबल है। तो आप जाइए और वहां से परचेज कीजिए कोर्स और स्टार्ट कर दीजिए। तो हम लोग उसमें अभी जो है कि 81 नंबर प्रश्न को आज हम लोग करने वाले हैं। तो देखिए सवाल क्या कह रहा है कि जो आपके जल विद्युत है, जल विद्युत शक्ति का विकास उत्तर भारत में अधिक क्यों हुआ? कोई 3 कारण लिखिए। यहाँ पे आपको स्पेसिफिक बता दिया है, या जो भी फैक्टर है या कारण है उसको 3 के संख्या में बताना है। तो देखिए पहले सबसे पहले है कि यह चीजों को समझ लीजिए। आप 3, 4, 5, 6, 7 आप हर तरीका से देने में सक्षम हो जाएंगे। तो सबसे पहले समझिए कि जो जल विद्युत शक्ति है उसका विकास उत्तर भारत में अधिक क्यों हुआ। यह चीजें समझना अति महत्वपूर्ण है। जब यह चीजें समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिक है कि आप कितना भी कारण जो है कि उसका दे पाएंगे। तो सबसे पहले समझिए कि जल विद्युत शक्ति है क्या। तो जो भी आप वाटर से संबंधित यानी कि जल के द्वारा जो भी एनर्जी आप जनरेट कर रहे हैं, जो भी पावर जनरेट किए जा रहे हैं, वो आपको जल विद्युत शक्ति है। तो जल विद्युत शक्ति में एक्चुअली में किया क्या जाता है वो, तो जल विद्युत शक्ति में जो भी आप देख रहे होंगे टरबाइन वगैरह चला करके ऊंचे ऊंचे बांधों से पानी को गिराया जाता है और गिरा करके ऊपर में एक तरह से टरबाइन पर ही गिराया जाता है और गिरा करके ना जल विद्युत शक्ति तैयार किया जाता है। जैसे जैसे वो टरबाइन पे गिरेंगे वो उसकी स्पीड जो है कि ज्यादा बढ़ते जाएगा, क्योंकि वाटर में जो है फ्लो का गुण जो है कि विद्यमान होता है। पानी में बहाव का गुण पहले से ही विद्यमान रहता है और वह जब मोटरों पर गिरते हैं, जो टरबाइनों पर गिरते हैं, उनकी गति को और ज्यादा बढ़ा देता है, उसकी स्पीड में काफी इजाफा करता है। ठीक है, यानी कि उसकी जो मूविंग होता है वो बहुत ज्यादा संख्या में फेरों की संख्या लगा पाता है, जिससे से आपका शक्ति जनरेट होता है, आपका एनर्जी जनरेट होता है और उन एनर्जियों का अलग अलग फॉर्मेट में प्रयोग कर लिए जाते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही उत्पन्न होता है कि जल विद्युत तैयार करने के लिए चाहिए क्या। तो जल विद्युत तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको जल की उपलब्धता होना चाहिए। तो आप खुद सोचिए कि जिन क्षेत्रों में जल की उपलब्धता ज्यादा रहेगी, जलराशि जिन क्षेत्रों में ज्यादा रहेगी, जाहिर सी बात है कि उन्हीं क्षेत्रों में जल विद्युत शक्ति जो है तैयार किए जाएंगे। जल विद्युत संयंत्र जो है आपके उन्हीं क्षेत्रों में लगाए जाएंगे। तो बाकी अन्य राज्यों की अपेक्षा जो उत्तर भारत के राज्य है, ठीक है, या भारत का बाय मैपिंग अध्ययन हम लोग करेंगे तो पाएंगे कि जल की उपलब्धता जो है दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत में ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि दक्षिण से उत्तर की ओर, ठीक है, दक्षिण से उत्तर की ओर जो है एक तरह से पानी की प्रचुरता आपको ज्यादा देखने के लिए मिल पाएगा। ठीक है, वाटर अवेलेबिलिटी ज्यादा है। तो एक कारण जो है कि आपका यह भी हो सकता है कि पानी की अधिकता, उत्तर भारत की जो भी नदियां हैं सदाबहानी है, यानी कि सदाबहानी यानी कि हमेशा बहने वाली। वो डिपेंड नहीं करती है कि बारिश से हम पानी को कंज्यूम करेंगे, या वैसे नदियां हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि नदियां जो है कि कुछ नदियां सदाबहानी भी नदियां है, कुछ नदियां जो है कि मौसम के अनुकूल कार्य करती है। कुछ नदियां जो है जैसे अब बारिश के दिनों में उन नदियों में जलराशि बढ़ जाता है, तो बढ़ता है तो उससे भी काम में ला जाते हैं। लेकिन उत्तर भारत में जो भी नदियां हैं,
ठीक है। उन नदियों में पानी जो है कि हमेशा भरा रहता है, एक तरह से सदाबहानी है, उनमें सालों भर वो गहरी और संकरी जो है घाटियां होकर गुजरती है। तो एक तो पानी की उपलब्धता है, और दूसरा बात है कि हमको बिजली तैयार करने के लिए और क्या चाहिए, या जो भी विद्युत शक्ति है उस हमको और क्या चाहिए, तो दूसरा बात है कि भैया सबसे है कि पानी को ऊंचाई से गिरना चाहिए, ठीक है। तो ऊंचाई से गिराने के लिए तो जहां पानी रहेगा वहीं बांध बनाए जाएंगे, बड़े बड़े बोल्डर डैम जो है कि वहीं बनेंगे। तो बाकी अन्य राज्यों की अपेक्षा जो आपके दक्षिण भारत के राज्य दिखाई दे रहे हैं उन पर जो है कि बांध बनाना जो है कि विद्युत का उत्पादन करना जो है आसान हो गया है उत्तर भारत में। इसलिए क्योंकि पानी को गति देने के लिए ऊंचाई चाहिए होगा, और ऊंचाई के लिए बांध बनेंगे, तो बांध जो है कि ज्यादातर आपको उत्तर भारत में ही देखने के लिए मिलेगा। तो दूसरा फैक्टर हो गया कि बांध जो है कि आसानी से वहां बना पा रहे हैं, और उत्तर भारत में अधिक जनसंख्या के कारण जो है कि यह विद्युत शक्ति का खपत भी है, ठीक है। ज्यादा पॉपुलेशन है तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा खर्च, बिजली का खर्च होगा ही होगा, या उद्योग धंधे लगेंगे ही, या नगरीय क्षेत्रों में बिजली की मांग जो है वो यहाँ पर अधिक है, जिनको पूर्ति करने के लिए जल विद्युत संयंत्र लगाए जाते हैं। जल विद्युत शक्ति का विकास जो है कि इन क्षेत्रों में ज्यादातर देखने के लिए आपको मिल रहा होगा। तो 3 कारण हमसे पूछा था, और तीनों कारण जैसे बता दिए, अगर शॉर्ट में पूछा, एकदम वन लाइनर बताया जाए तो जल विद्युत शक्ति के 3 कारण लिखिए जो स्थापित हो रहे हैं इधर, या इधर विकास किए गए उत्तर भारत में। तो पहला कारण हम लोग कह सकते हैं कि जल विद्युत शक्ति के लिए उत्तर भारत की नदियां सदाबहानी है, यहाँ पानी की प्रचुरता है। तो हम लोग लिखेंगे जल जरूरत के हिसाब से है, ठीक, क्योंकि जल विद्युत जल से ही तैयार होगा, तो यानी कि जल की उपलब्धता, एक लाइन अगर कहना हो तो जल की उपलब्धता। दूसरा बात, यहाँ पर बांध बनाना जो है कि आसान है, और बांध जो है कि जहां पर पानी रहेंगे वहीं पे ज्यादातर बांध बनाए जाएंगे, और बांध इसमें अति महत्वपूर्ण रोल निभा रहा है, ठीक है। जब तक बांध और डैम नहीं होंगे, पानियों को ऊंचाई नहीं दिए जाएंगे, जल विद्युत नहीं तैयार होंगे, तो दूसरा एक लाइन में कह सकते हैं तो कहेंगे कि बांध बनाएंगे, ठीक है। और तीसरा कहेंगे कि डिमांड या इसका खपत, जल विद्युत का जो शक्ति है उसका खपत इन क्षेत्रों में ज्यादा है, क्योंकि यहाँ जनसंख्या जो है कि ज्यादा है, ज्यादा जनसंख्या है तो विद्युत शक्तियों का डिमांड भी बढ़ेगा, तो उसकी पूर्ति के लिए इन क्षेत्रों में डेवलपमेंट जो है कि ज्यादा होगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। तो 3 फैक्टर जो है यही है आपके, जो जल विद्युत शक्ति का उत्तर भारत में विकास इतना हो पाया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला सवाल की ओर चलते हैं। चलिए, सतत पोषणीय विकास की कल्पना को परिभाषित कीजिए, या सतत पोषणीय विकास है क्या वो आपको बताने हैं, ठीक है। कि डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए, अगर आंसर इसका करा जाए तो हम लोग बारी बारी से इसको हम लोग पहले ब्रेक करेंगे, ब्रेक करके समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है, कि सतत पोषणीय विकास है क्या। इसके बाद में हम लोग संकल्पना पर चर्चा करेंगे, ठीक है, या उसके जो है कंसेप्ट है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहले सतत पोषणीय विकास है क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डिफाइन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, या व्हाट डू यू स्टैंड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हम लोग इसको, यानी सतत का मतलब क्या होता है, सतत का मतलब होता है एक क्रम में, ठीक है, एक क्रम में लगातार, ठीक। तो और जो पोषणीय विकास है उसका मतलब, डेवलपमेंट का मतलब होता है परिवर्तन या बदलाव, और पोषणीय का मतलब होता है कि एक स्तर तक, एक लेवल तक उसको यूज करना है, तरह से समझ लीजिए, ठीक है। तो हुआ कि लगातार जो है आपको, या जो विकास के कार्य है उन विकासों में जो भी कर रहे हैं, कि एक ऐसा विकास हम लोग क्या करेंगे, सतत पोषणीय विकास का मतलब होगा कि एक ऐसा विकास जो क्या करेगा कि भविष्य में जो आने वाली हमारी पीढ़ी है
उनकी आवश्यकताओं को प्रभावित किए बिना, ठीक है। यानी कि जो भविष्य में हमारी अगला जेनरेशन आएगा उसकी ख्याल रखते हुए किसी भी रिसोर्सेस का, किसी भी संसाधन का उपयोग करना जो है कि सतत पोषणीय विकास के अंतर्गत आता है। वैसे नहीं समझ में आया तो फिर से समझने का प्रयास कीजिए। जैसे मान लीजिए कि कोई मृदा है या कोई वन है, ठीक है, या कोई मूल्यवान संसाधन है, उसका उपयोग इस गति से करेंगे जिससे क्या होगा कि पर्यावरण संतुलन भी कायम रहे और प्राकृतिक रूप से पुनर्स्थापन या पुनर्चक्रण जो है कि उसका हो जाए, ठीक है। ऐसे हम लोग अगर कर पाते हैं और उसका ख्याल हम लोग भविष्य में भी देखते हैं, ठीक है, तो वो आपके सतत पोषणीय विकास कहलाते हैं। और वही चीजों को सम्मिलित रूप से यानी कि जो बचाने की एक परिपाटी हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, परिपाटी बना रहे हैं, वो सतत पोषणीय विकास के अवधारणा है या उसकी संकल्पना कह सकते हैं या उसको कंसेप्ट कहा जा सकता है। तो अगर और भी शॉर्ट में समझने का प्रयास करें तो ऐसे समझिए, सतत पोषणीय विकास का मतलब हुआ कि जो भी प्रकृति में प्रदत्त वस्तुएं हैं या जिस भी प्रकार के जो प्रकृति में संसाधन है, उन संसाधनों का क्या करना है, ठीक है, उन संसाधनों का हम लोग ऐसे रूप में प्रयोग करेंगे कि जो हमारी जरूरतों की तो पूर्ति कर ही दे। आने वाले जो नेक्स्ट जनरेशन है, हमारे बाल बच्चे हैं, हमारे पोते हैं, हमारे परपोते हैं, उनके बेटे हैं, या आने वाला जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए भी वो चीजें बचा रहे, तो उस तरीका से जो इसको इस्तेमाल करके करेंगे तो वो सतत पोषणीय विकास के अंतर्गत आता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए कि आप यूरेनियम का प्रयोग कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप पेट्रोलियम का प्रयोग कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप कोयला का प्रयोग कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप किसी भी वन वृक्ष का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, या किसी भी तरीके से मिट्टी वगैरह का उपयोग कर रहे हैं, या जल के हम लोग उपयोग कर रहे हैं, तो यह प्राकृतिक प्रदत्त है। अब इनको क्या करना है कि एक ऐसी संतुलन अवस्था में प्रयोग में लाना है कि यह खत्म नहीं हो जाए या आने वाले जनरेशनों को भी यह मुहैया हो पाए, उनके लिए बच पाए, तो ये सतत पोषणीय विकास कहे जाएंगे। और सतत पोषणीय विकास की अवधारणा यही है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाना। अब ऐसा नहीं है कि हम आज उपयोग नहीं करेंगे, आज हम बचाने चलेंगे कल के लिए, तो वो भी सतत पोषणीय विकास नहीं हुआ। आज जो है कि धड़ल्ले से किसी चीज का प्रयोग कर ले रहे हैं, अगला जनरेशन आया जो वो तरस गया, उसको पता ही नहीं है कि कोई ऐसा मटेरियल इस पृथ्वी पर रहा हो, तो यह सतत पोषणीय विकास नहीं कहलाएगा। यानी कि हम में और हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उनमें संसाधनों का संतुलित रूप से प्रयोग करना, यानी कि जो हम प्रयोग कर रहे हैं वो भी प्रयोग करें। अब ऐसा नहीं कि उनके प्रयोग के लिए हम जो है कि आज कोई काम ही नहीं करता है, कोई किसी तरह का डेवलपमेंट ही नहीं करता है, तो वो भी सतत पोषणीय विकास नहीं कहे जाएंगे। सतत पोषणीय विकास वही कहे जाएंगे कि संसाधनों को हम लोग प्रयोग तो कर ही रहे हैं, उसकी संतुलन बना के आने वाली पीढ़ियों को भी हम लोग मुहैया करा पाए, ये आपके सतत पोषणीय विकास कहलाते हैं। इसको हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। तो इस पे बहुत सारे आप प्रोग्राम भी देखते होंगे, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, राज्य स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे प्रोग्राम जो है कि चलाए जाते हैं। पर्यावरण को लेकर जो चिंताएं हैं उसको जाहिर की जाती है, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के जो चिंताएं हैं उसको जाहिर की जाती है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं, या पर्यावरण से लेकर के जैसे अर्थ समिट हुआ, तो अर्थ समिट में क्या कहा जाता है कि सतत पोषणीय विकास पर बल दिया जाता है। या जो आपके कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑल पार्टी जो होता है उसमें जो है कि इस तरीका से बातें निकल करके आती है। तो यह ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, तो इसके कारण जो है कि पता किया गया कि हाँ भाई यह जो है कि एक्टिविटी कर रहे हैं तो हम लोगों को उसमें थोड़ा सा कमी लाना है, ठीक है। तो इस तरीके से या नेचुरल रिसोर्सेस है, इसके एग्जांपल दिया गया कि सतत पोषणीय विकास पर कार्यक्रम जो है कि चलाए जाते हैं, जागरूकता फैलाए जाते हैं कि हम लोगों को किन किन क्षेत्रों में
क्या क्या करना है, किस चीजों को बचा करके या संतुलित रूप से उसका प्रयोग करना है। चाहे तो कोल माइनिंग कर रहे हैं या सैंड माइनिंग कर रहे हैं, आप जो है कि पानी का जो है कि यूटिलाइज कर रहे हैं, आप वृक्षों से प्राप्त अन्य तरह के लकड़ियों का प्रयोग कर रहे हैं। तो वैसा नहीं कि सारा पेड़ को एक दिन में काट दीजिए और सब अपने प्रयोग में ले लीजिए, ऐसा नहीं करना है। इसको हम लोगों को संतुलन बना करके चलना है। ये आपके सतत पोषणीय विकास कहे जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है देखते हैं। देखिए, निवल बोया गया क्षेत्र तथा सकल बोया गया क्षेत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो निवल बोया गया क्षेत्र जो है कि कौन होगा और सकल बोया हुआ क्षेत्र जो है कि आपके कौन होंगे। तो निवल को हम लोग शुद्ध बोया गया क्षेत्र कह सकते हैं। तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र किसको कहेंगे, यानी कि जितने भी एरिया में या जितने भी क्षेत्रों पर हम लोग शुद्ध बुआई करते हैं वो आपके निवल बोया गया क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, देखिए भूमि का स्वरूप कैसा है, कुछ क्षेत्रों पर बोए जा सकते हैं या कुछ क्षेत्रों पर नहीं बोए जाते हैं। बिल्कुल, यानी कि कुछ क्षेत्र जो होते हैं कि वो बोने योग्य नहीं होते हैं, उन पर कोई भी कृषि कार्य जो है कि नहीं किए जाते हैं। तो वो जितने क्षेत्र पर बोए गए हैं तो उन बोए गए यानी कि जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र है उन क्षेत्रों को हम लोग ना निवल बोया गया क्षेत्र कहेंगे। और जो बचा आपका सकल बोया गया क्षेत्र, तो सकल बोया गया क्षेत्र जो है कि के अंतर्गत निवल बोया गया क्षेत्र में उस क्षेत्र को भी जोड़ेंगे जिसमें उस वर्ष एक से अधिक बार फसलें बोई और काटी जाती है। मान लीजिए कि यानी कि जो निवल सकल ये जो है आपका निवल बोया यानी कि जितने क्षेत्रों में बोए हैं हम लोग अभी प्रेजेंट डे में वो आपके निवल बोया गया क्षेत्र कहलाया। और उन क्षेत्रों को भी यानी कि हम लोग सकल बोया गया क्षेत्र उन क्षेत्रों को भी जोड़ेंगे इसमें जो निवल बोया गया है। ठीक है, और उसमें जो है कि एक वर्ष से अधिक बार जो है कि अगर फसलें अगर बोई और काटी जाती है तो उसको भी अगर हम लोग जब ऐड करते हैं तो उसको हम लोग सकल बोया गया क्षेत्र कहते हैं। एक बार कोई बोई गई भूमि को एक बार, दो बार बोई गई भूमि को दो बार और तीन बार बोई गई भूमि को तीन बार जोड़ दिया जाता है। यानी कि जितने बार भूमियों को अगर जोड़ दिया जाता है तो वो आपके सकल बोया गया क्षेत्र कहलाता है। और निवल बोया गया क्षेत्र वह है जो शुद्ध रूप से जितने क्षेत्रों पर जितने क्षेत्रों पर फसल को बोया गया है तो वो आपके निवल बोया गया क्षेत्र कहेंगे। निवल बोया गया यानी कि जितने बार भी हम लोगों किसी क्षेत्र पर या किसी भूमि पर बुआई कर रहे हैं, जय बार बोइए आप साल में, एक बार बोइए, दो बार बोइए, तीन बार बोइए, तो वो आपके सकल बोया गया क्षेत्र कहलाता है। निवल बोया गया क्षेत्र और सकल बोया गया क्षेत्र, जिसको हम लोग ना नेट सॉन बोल सकते हैं और नेट सॉन एरिया और ग्रोस जिसको हम लोग कह सकते हैं, उसको अंतर स्पष्ट करना है। अंतर तो हो ही गया। चलिए अगले सवाल की ओर देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग पर टिप्पणी लिखिए, नोट ऑन गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे। तो समझिए पहले भारत के संदर्भ में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, यानी कि हम लोग स्वर्णिम चतुर्भुज जो योजना है, ठीक है, या राजमार्ग है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध किससे है? सवाल इससे ऐसे भी जनरेट करता है। तो सवाल कहा जा सकता है कि यह जो है कि एक प्रकार से राजमार्ग से संबंधित है, जो एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से जोड़ने का काम करता है बाई रोड। ठीक है, सड़क से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को जब जोड़ा जाता है वो आपके राजमार्ग कहे जाते हैं। तो भारत में अगर महानगरों के बीच समय और दूरी को कम करने के लिए क्या लाया गया है? स्वर्णिम चतुर्भुज परम राजमार्ग का निर्माण किया गया है। इसमें 6 गलियों वाले राजमार्गों द्वारा कोलकाता, चेन्नई, बंबई और दिल्ली को जोड़ा गया है। श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ने वाला उत्तर दक्षिण गलियारा तथा सिलचर को पोरबंदर से जोड़ने वाला पूर्व पश्चिम गलियारा इसी परियोजना का अंग है। यानी कि इस परियोजना के तहत एक प्रकार के स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है, इसका संबंध राजमार्गों से है और यह महानगरों के बीच समय और दूरी को कम करने के लिए यह लाया गया था। और
या इसका निर्माण किया गया था। इनमें 6 गली वाले राजमार्गों द्वारा कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गई, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, इन सबको क्या किया गया है, आपस में लिंक करा गया है, इसको बाई रोड जोड़ा गया है। अगर श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ने वाला जो है कि उत्तर दक्षिण गलियारा तथा सिलचर को पोरबंदर से जोड़ने वाला पूर्व पश्चिम गलियारा है, इसी परियोजना का अंग है। यानी कि जो आपके नॉर्थ है, ठीक है, जो आपके उत्तर साइड है, उत्तर साइड को जोड़ रहा है दक्षिण से, कि कश्मीर टू मैं कन्याकुमारी, ठीक है, यानी कि कश्मीर से क्या है, कन्याकुमारी को जोड़ता है, यानी कि एक उत्तर दिशा में है और एक भारत के दक्षिण दिशा में है। उसको जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है कि इसी का अंग है। और एक जो है कि पूरब से पश्चिम को जोड़ने के लिए, ठीक है, पश्चिम को जोड़ने के लिए जैसे आपका उत्तर दक्षिण गलियारा तथा सिलचर जो है कि सिलचर को पोरबंदर से जोड़ने के लिए, ठीक है, यानी कि सिलचर जो है आपका पूरब सबसे पूर्वी बिंदु है और पोरबंदर जो गुजरात है आपका पश्चिमी बिंदु है। इसको जोड़ने के लिए जो भी परियोजना स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत इसको भी इसमें इंक्लूड किया गया, इसको भी इसमें जोड़ दिया गया। तो आपको समझ में आया होगा कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है, या एक परियोजना है, ठीक है, यह प्रोजेक्ट है स्वर्णिम मान चतुर्भुज योजना, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो है एक प्रकार से प्रोजेक्ट है और यह जो है कि राजमार्गों से संबंधित है और इसी पर टिप्पणी आपको लिखने के लिए कहा था, ठीक है। तो पीडीएफ भी मिलेगा आपको और आपको ये एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, बने रहिए अंत तक। आपका पार घाट जो है कि लगा ही के छोड़ा जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल की ओर देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि गुजरात के 4 प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग केंद्रों के नाम लिखिए, ठीक है। देखिए सूती वस्त्र उद्योगों की अगर हम लोग बात करते हैं, हम लोग सूती वस्त्र उद्योग पहले भी पढ़ चुके हैं, आपको पूरा वीडियो जो है कि मिल जाएगा चैनल पे, आप चैनल पर सर्च कीजिए, वहां पे आपको जो भी सूती वस्त्र उद्योग है उससे संबंधित जो भी फैक्ट्स है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे डेवलपमेंट इसका किया गया, वो सारे चीज आपको कंटेंट वहां पे मिल जाएंगे। चलिए जो सवाल है उस मूल सवाल पर हम लोग आते हैं। मूल सवाल कह रहा है कि जो प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग है उन्हीं के बारे में लिखना है। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है गुजरात के, उनके बारे में लिखने हैं। तो देखिए भारत में गुजरात ही नहीं अपितु महाराष्ट्र है, कलकत्ता है, तमिलनाडु है, ठीक है, या इसके सरीके जो भी अन्य राज्य हैं उन राज्यों में भी सूती वस्त्र उद्योग स्थापित किए गए हैं। लेकिन हमारा सवाल गुजरात से था तो हम लोग गुजरात में लिखेंगे। वैसे आपको यहाँ बताते चले कि गुजरात में 72 के आसपास, 72 के आसपास जो आपके सूती वस्त्र उद्योग स्थापित किए गए हैं, उनमें अगर महत्वपूर्ण केंद्रों की बात हम लोग करते हैं, महत्वपूर्ण केंद्र की बात, तो बड़ोदरा में है, आपका सूरत में है, भावनगर है, पोरबंदर है जहां गांधी जी के जन्म हुआ था, राजकोट है जहां गांधी जी के बाबू दीवान हुआ करते थे, ठीक है, और एक है भड़ौच है। तो ये आपके जो 4 कहे थे उनमें 1 2 3 4 हम लोगों ने 5 देखा। तो गुजरात के ये 4 जो है कि सूरत, भावनगर, पोरबंदर, राजकोट तथा भड़ौच, ये सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र हैं। कहां के? गुजरात के, ठीक है। इसी प्रकार के अन्य सरीखे और भी जगह हैं, जैसे महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में भी आपको सूती वस्त्र उद्योग मिलेंगे, आपको केरला साइड में भी मिलेगा, ठीक है, आपको एमपी साइड में भी मिलेगा, भारत के विभिन्न जगहों पर आपको मिलेंगे, कहीं कम कहीं ज्यादा, कहीं कम कहीं ज्यादा, पंजाब में भी मिलेंगे, हरियाणा वाले साइड में मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीका से बहुत सारे भारत में जो सूती कपड़े के उद्योग है उसके केंद्र खोले गए। अहमदाबाद में भी है, ठीक है। चलिए संचार से आप क्या समझते हैं? संचार से आप क्या समझते हैं? देखिए संचार क्या है, इसको क्या कह सकते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन? संचार से आप क्या समझते हैं? देखिए एक स्थान से दूसरे स्थानों पर, ठीक है, स्थानों तक संदेश और विचारों को दर्शन भेजने की जो व्यवस्था है, उन्हीं व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? संचार कहते हैं।
यानी कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने जो विचार हैं आपके, ठीक है, आपके जो संदेश है, जो मैसेज है आपके, जो आपके दर्शन है, उनको भेजने की जो यानी कि जो भेजते हैं, जिस भी तरीका की व्यवस्था है, उस व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? संचार कहते हैं। अब इसके माध्यम जो कि भिन्न भिन्न हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि संचार का जाल जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचनाएं भेजता है, या तो सूचनाओं को वह प्राप्त करता है। जैसे मान लीजिए कि उसके जो संचार के साधन बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे डाक सेवा हो सकता है, टेलीग्राफ हो सकता है, टेलीफोन हो सकता है, आपका फैक्स हो सकता है, ईमेल हो सकता है, बाई व्हाट्सएप हो सकता है, बाई मैसेंजर हो सकता है, बाई फेसबुक हो सकता है, बाई आपका यूट्यूब हो सकता है। यानी कि साधन आपके बहुत सारे हो सकते हैं। अगर हम लोग वायु तरंगों द्वारा भी मैसेज भेज सकते हैं, जिसमें रेडियो हो सकता है, आपका टेलीविजन हो सकता है, जिसको हम लोग दूरदर्शन कर सकते हैं। तो भिन्न भिन्न ये संचार के माध्यम है। ये संचार नहीं है। संचार जो है कि आपके जो संदेश है, आपके जो मैसेज है, आपके जो भी विचार है, उनको एक जगह से दूसरे जगह, या जो भी आपके स्टेटमेंट है, बातें हैं, उन बातें को एक जगह से दूसरे जगह के पहुंचाने की जो व्यवस्था है, उन व्यवस्था को हम लोग कहते हैं संचार। और ये संचार के साधन हो गए। तो संचार के साधन में अब बात बताइए कि आप किसी को लेटर लिख के संचार करना चाहेंगे तो नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। पहले यही होता था, संचार वैसे होता था, वैसे ही किया जाता था ना, कि जैसे पहले फोन नहीं बना करता था, नहीं बना हुआ था, या फोनों का प्रचलन नहीं था इस प्रकार से, या इस प्रकार से जो भी आप देख रहे हैं डिजिटलाइजेशन जो है कि इस प्रकार से नहीं हुआ पाया था। तो लोग कम्युनिकेशन नहीं करते थे, बिल्कुल करते थे। तो वो कम्युनिकेशन का स्वरूप बदला था, किसी के थ्रू किसी से कहवा देना। ये भी आपके संचार है नहीं है? जैसे हम अपना बात को किसी से कह दिए और वो जाकर किसी से कह दिया, ये भी संचार हो गया नहीं? या बाय लेटर, तो पहले बाय लेटर ही जाया करता था, पहले लोग लेटर लिखा करते थे, लेटर के थ्रू जो है कि अपना कम्युनिकेशन कर पाते थे, ठीक है, अपना जो है कि संचार उसके माध्यम से होता था, ठीक है। तो आपके समय, उस समय माध्यम कौन थे? तो उस समय माध्यम आपके पेन और पेपर हुआ करते थे, और अब का माध्यम जो है कि बदल गया है। अब इस तरीका से हाईटेक तरीका से हो गया है, फैक्स हो गया है, ईमेल हो गया है। इससे बढ़ने के बाद जो है कि आप क्या ये देख पा रहे होंगे, मैसेंजर, टेलीग्राम या जिस भी तरह के अन्य संसाधन है, इससे भी कम्युनिकेशन हो पा रहा है, समझे? तो ये इसके साधन हो गए। संचार के साधन को अगर हम लोग विभाजित करें उसको, तो दो भागों में बांट सकते हैं। एक है कि व्यक्ति पत्रादि या दूरभाष, तार, फैक्स, ईमेल, इंटरनेट, और सार्वजनिक रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, लाइट, सर्च, सैटेलाइट, समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं जो है, प्रिंट मीडिया जैसे अखबार और पत्र पत्रिका तथा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जो है, जैसे कि दूरदर्शन का उपयोग इत्यादि जो है कि प्रचुर मात्रा में आजकल किया जा रहा है। और जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा, ना जाने आने वाले दिनों में कुछ और भी यंत्र डेवलप हो जाए और भी विकसित हो जाए, है कि नहीं? क्योंकि मनुष्य जो है कि परिवर्तनशील है, रोज इन्वेंशन हो रहा है, रोज खोज जारी है, रोज खोज का जारी है कि नतीजा निकलेगा यह कि आने वाले दिनों में बदलाव आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। चलिए आइए। सवाल कह रहा है, सवाल है कि सूती वस्त्र उद्योग के 2 सेक्टरों के नाम बताइए, वे किस प्रकार भिन्न है, ठीक है। कह रहा है कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग को 2 सेक्टरों में बांटा जा सकता है। पहला संगठित सेक्टर और दूसरा है विकेंद्रित सेक्टर। तो संगठित सेक्टर क्या है? संगठित सेक्टर के अंतर्गत मिल उद्योग आते हैं। इसमें मिल के द्वारा सूती वस्त्र का उत्पादन भी 3 सेक्टरों में होगा, सार्वजनिक सेक्टर, सहकारी सेक्टर। सार्वजनिक सेक्टर यानी कि बाय गवर्नमेंट, बाय ऑर्गेनाइजेशन, और एक
प्राइवेट कंपनी। तो 1998 में अगर आते हैं हम लोग, तो 1998 में भारत में 1782 मिलें थी, जिनमें से 192 जो है कि सार्वजनिक था सेक्टर में, 151 सहकारी सेक्टर में, और सबसे अधिक जो है 1439 जो है कि निजी सेक्टरों में थी। संगठित सेक्टरों में उत्पादनों में तेजी से कमी आई है, या 20वीं शताब्दी के मध्य में 81% से घटकर 2000 में केवल 6% रह गया है। ठीक है, तो यानी कि, और एक है आपका विकेंद्रित सेक्टर। विकेंद्रित सेक्टर के अंतर्गत जैसे हथकरघा हो गया, खादी सहित, और जो विद्युत करघा है, जो बिजली से चल रहा है, उत्पादित कपड़ा आता है। विकेंद्रीकृत बिजली करघा क्षेत्र देश की मांग पूरी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अब देश में उत्पादित सूती वस्त्रों का 59.2% जो है कि विकेंद्रीकृत सेक्टर में विद्युत करघों द्वारा और लगभग 19% हथकरघों द्वारा उत्पादित किया जाता है। बात समझ में आया? यानी कि जो भी आपके व्यक्तिगत थे, ठीक है, यानी कि जो संगठित सेक्टर था, तो संगठित सेक्टर यानी कि जिसको हम लोग अंतर्गत मिल उद्योग आते थे, जो मिल वगैरह जो है कि जिससे चला जाते थे, ठीक है, और उस तरीका से, और विकेंद्रीकरण में हुआ एक तरह से। अब इसमें भी इसको भी अलग अलग भागों में बांटा गया, जैसे सार्वजनिक सेक्टर हो गया, सहकारी हो गया और निजी हो गया। 3 क्षेत्रों में इसको भी संगठित सेक्टर को भी बांट दिया गया, यानी कि कुछ प्राइवेट कंपनियों के हाथ रहा, कुछ सरकारों के हाथ रहा, कुछ कोऑपरेटिव कंपनियां जो है कि उनके द्वारा संचालन किया जाने लगा। ठीक है, और विकेंद्रीकरण सेक्टर क्या हो गया? विकेंद्रीकरण जो हथकरघा है या जो विद्युत करघा है, हथकरघा जिसको हम लोग कह सकते हैं, हथकरघा को क्या कहेंगे, यानी कि जो एक तरह से हाथ से चलाने वाली जो मैनुअली है, ठीक है, उसको, और जो विद्युत यानी कि जो बिजली से चल रहा है, उससे उत्पादित कपड़ा जब होंगे उत्पादित, वो विकेंद्रीकरण सेक्टर के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो उसका डेटा जो है कि आपको दिया भी गया है कि जो देश में उत्पादित सूती वस्त्र का 49% विकेंद्रित सेक्टर में है और 19% जो है कि हस्तकरघा द्वारा उत्पादित किया जाता है। तो ये जो है कि भिन्न इस प्रकार से है कि सूती वस्त्र उद्योग को 2 सेक्टरों में के नाम बताइए, वे किस प्रकार से भिन्न है। तो यह जो है कि एक बड़े पैमाने पर है और एक जो है कि छोटे पैमाने पर है कि नहीं? तो इस तरीका से आपके जो भी है छोटे पैमाने पर 19% और बड़े पैमाने पर 59% जो है कि योगदान है। विकेंद्रीकरण का मतलब डिसेंट्रलाइजेशन, उसको बांट दिया गया अलग अलग। ठीक है, और संगठित सेक्टर यानी कि एक जगह समेट करके उसको संगठित किया गया और उसके थ्रू जो है कि रन कराया गया, उसके थ्रू जो है कि कंपनियां जो है चलाई गई, या उसके थ्रू जो उद्योग है उसको बढ़ाने का प्रयास किया गया, वो आपके संगठित हो गए और एक विकेंद्रीकरण हो गए, यानी कि एक सामूहिक रूप से एकत्रित हुए और एक जो है कि उसका डिसेंट्रलाइज कर दिया गया, छोटे छोटे यूनिट्सों में उसको डिवाइड कर दिया गया, बांट दिया गया, तो वो आपके विकेंद्रीकरण सेक्टर कहलाए। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से अंतर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग से आप क्या समझते हैं? वाह जी वाह, वाह जी, सवाल जी सवाल। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि जो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग से क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री? सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग से आप क्या समझते हैं? देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग से संबंधित उद्योग जो होंगे, इसमें ट्रांजिस्टर होगा, टेलीफोन होगा, आपके पेजर होंगे, रडार होगा, सेलुलर टेलीकॉम होगा, लेजर अंतरिक्ष उपकरण होगा, कंप्यूटर का हार्डवेयर होगा, यंत्र सामग्री या सॉफ्टवेयर प्रक्रिया सामग्री इत्यादि का निर्माण होगा। ये सभी जो है कि इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद है। ठीक है, इसलिए इस उद्योग को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग भी कहते हैं। इसमें विशिष्ट नए ज्ञान, उच्च प्रौद्योगिकी और निरंतर शोध एवं अनुसंधान की आवश्यकता रहता है, अतः इसे उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग या ज्ञान आधारित उद्योग भी हम लोग कहते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग से क्या समझते हैं? ठीक है, तो देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग भी कहते हैं या उसको नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री भी कहते हैं। नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री के
में आपको फुल वीडियो जो है कि मिल जाएगा, आप जा करके देख पाएंगे। तो जो नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री है या जो आईटी जिसको हम लोग कह सकते हैं आईटी इंडस्ट्री, ठीक है। तो आईटी इंडस्ट्री उद्योग का मतलब हुआ कि जो भी है सूचनाओं के बेसिस पे जिस भी प्रकार के या नॉलेज के बेसिस पे, ज्ञान के बेसिस पे जिस भी तरह के उद्योग धंधे चलाए जाते हैं, उन उद्योगों को हम लोग ना सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग कहते हैं। समझ में आ गया बात? जैसे सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का मतलब हो गया जैसे कंप्यूटर के जो भी हार्डवेयर वगैरह हो गया, ठीक है, हार्डवेयर यानी कि यंत्र सामग्री हो गया या सॉफ्टवेयर सामग्री हो गया, ठीक है, या नेट के बारे में है, पर है टेलीविजन हो गया, टेलीफोन हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, रडार हो गया, ठीक है, या सेलुलर टेलीफोन हो गया, इस तरीका से जो या अंतरिक्ष उपकरण हो गया, इन प्रकार से जिस भी तरह के उद्योग अगर हम लोग इससे संबंधित कर रहे हैं वो आपके सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग कहलाएंगे। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के अंतर्गत आते हैं। जैसे आपको सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के अंतर्गत और ये जैसे नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री है या उसको सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग कहे, दोनों का मीनिंग सेम हो जाता है। तो जो भी काउंसलिंग का प्रोसेस है, ठीक है, या आपका मेडिकल वगैरह जो है, हेल्थ सेक्टर जिसको हम लोग कह सकते हैं वो है, या क्योंकि वो सब सूचनाओं के बेसिस पे ही चलते हैं। तो जिस भी तरह के उद्योग है जो सूचनाओं से संबंधित है या डेटा एनालिसिस का है, ठीक है, या किसी भी तरह से बड़े बड़े आईटी कंपनी बनाए गए हैं, वो सब सूचनाओं के बेसिस पे चल रहे हैं, वो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है। उसी को हम लोग सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग कहते हैं, यानी कि जो सूचनाओं के बेसिस पे कार्य करते हैं, ठीक है, वो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है वो देखते हैं। देखिए, उदारीकरण के लाभों को लिखिए। उदारीकरण के लाभों को लिखिए। देखिए, उदारीकरण क्या है? तो उदारीकरण जो है कि आर्थिक विकास की एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा उद्योग और व्यापार को लाल फीताशाही के अनावश्यक प्रतिबंधों से मुक्त किया जाता है। इसमें क्या होगा कि 6 उद्योगों को छोड़कर सब उद्योग को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र में घाटे में चलने वाले कुछ उद्योगों को निजी क्षेत्र में दे दिया गया तथा कुछ उद्योगों के शेयर वित्तीय संस्था, सामान्य जनता और कामगारों के दिए गए। विदेशी पूंजी निवेश पर से प्रतिबंध हटाया गया। विदेशी तकनीक के प्रवेश का उदारीकरण हुआ और औद्योगिक स्थानीयकरण में भी उदारता प्रदान की गई। इससे उद्योगों में बड़ा लाभ हुआ। वो कह रहा है कि उदारीकरण के लाभों को लिखे, उदारीकरण के लाभों को लिखे। राइट द एडवांटेज ऑफ लिबरलाइजेशन। तो आपको भी ये चीज भी पढ़ाया गया है कि लिबरलाइजेशन जो है कि क्या है, उदारीकरण क्या है। उदारीकरण कहने का मतलब है कि लिबरल हो जाना, किसी भी कार्य के लिए उदार भावना बना लेना, या किसी तरह से अगर उद्योग धंधे हैं अगर उसको बढ़ा रहे हैं तो इसमें एक तरफ से स्वतंत्रता प्रदान की जाए। उदारीकरण का मतलब यही था कि स्वतंत्रता प्रदान की जाए कि हम जो है कि कुछ कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं हो। लाइसेंस की व्यवस्थाएं जो है कि रद्द होनी चाहिए। हमको अनुमति लेने की जरूरत किसी से नहीं है। किसी तरह के हम लोग अगर उद्योग कर रहे हैं तो हमको लाइसेंस लेने की या किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं हो, ठीक है। तो इस प्रकार से जब भी अर्थव्यवस्था के लिए नीतियां अपनाई जाती हैं वो आपके उदारीकरण कहे जाएंगे, वो आपके उदारीकरण का हिस्सा है। इससे जो है कि उद्योग को बहुत लाभ हुआ, ठीक है। लाभ इस प्रकार से पहुंचा, जैसे मान लीजिए कि किसी तरह के आप उद्योग लगा रहे हैं तो आपको बहुत सारे कानूनी पर्चों में पढ़ के आपको उद्योग स्थापित करने होंगे। तो जाहिर सी बात है कि कुछ उद्योग अपेक्षाकृत कम लगेंगे, ठीक है। अगर ढील हम लोग देते हैं या जो भी एफडी इन्वेस्टमेंट की बात आती है, ठीक है, तो अगर हम लोग उसमें उसको स्वायत्तता देते हैं, स्वायत्त देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो ज्यादा हो पाएगा। जैसे मान लीजिए कि टैक्सेशन वगैरह जो है कि गवर्नमेंट जो है कि कम ले तो जाहिर सी बात है कि कंपनियां ज्यादा से ज्यादा लगेंगी। टैक्सेशन वही हाई रहेंगे तो कंपनियां कम लगाई जाएंगी अपेक्षाकृत।
तो इस प्रकार से उदारीकरण से लाभ भी हुआ है। यानी कि जो आप न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी जो यहाँ पढ़े थे, पढ़ाया गया है, देख लीजिएगा वीडियो, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या कहा गया, एलपीजी इकोनॉमी की बात कही गई, लिबरलाइजेशन, एल फॉर लिबरलाइजेशन, ठीक है, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन और जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। तो कहने का मतलब है कि इन सब नीतियों को अपनाकर अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ये एक तरह से यह सब नीतियां अपनाई गई थी और इन नीतियों का अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस भी रहा, जिसके कारण जो है कि जैसे आपको लाइसेंस से मुक्ति दिया गया, ठीक है, या आपको जो निजी क्षेत्र को उद्योग जो है, उन उद्योगों, कुछ उद्योगों को हम लोग निजी क्षेत्रों में भी दिए, कुछ उद्योग को जो है कि शेयर वित्तीय संस्थाओं को भी दिए गए, ठीक है, कुछ कामगारों को भी मिला। एफडीआई निवेश पर से क्या कर दिया गया, जो एफडीआई था उस पे जो बैन लगाए गए थे उसको हटाया गया और विदेशी टेक्नोलॉजी यानी कि फॉरेन टेक्नोलॉजी का उदारीकरण हुआ और उसमें औद्योगिक स्थानीकरण में भी उदारदाता प्रदान की गई, जिससे उद्योग जो है कि बहुत बढ़े, बहुत फले फूले, ठीक है, और इस तरीका से उदारीकरण की जो है कि आपका सक्सेसफुल हो पाया, ठीक है। तो ये आपके उदारीकरण के लाभ रहे, ठीक। उदारीकरण से क्या हुआ कि उद्योग जो है कि बढ़ा, उद्योगों में इजाफा हुआ, बहुत सारी कंपनियां जो है कि भारत में आई, विदेशी कंपनियां भी आई, देसी कंपनियों को कुछ रियायतें दी गई, छूटें प्रदान की गई, ठीक है, उनको स्वतंत्रता दी गई, तो जो है उससे बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ा, लाभ हुआ कि नहीं हुआ। प्रोडक्शन बढ़ेगा, मार्केट में प्रोडक्शन बढ़ेगा तो डिमांड, अगर मान लीजिए मार्केट में किसी कोई भी तरह के प्रोडक्शन अगर बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि वहां पर वह प्रोडक्ट जो है कि कुछ सस्ते दरों पे उपलब्ध हो जाएंगे, तो वो भी आपका एक बेनिफिशियरी साबित हुआ, ठीक है। ये आपके लाभ हुए कि नहीं हुए, बिल्कुल हुए। चलिए आगे देखते हैं। रोज, अच्छा हाँ, एक चीज और देखिए, आपको सस्ते दरों पर वो प्रोडक्ट भी मिल गया, आपको लोगों को कुछ काम भी मिल गया, यानी कि बेरोजगारी की समस्या कम हुई, तो ये लाभ हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। तो इस तरीका से बहुत सारे लाभ आपको हो पाए। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र का सिंचाई पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। देखिए, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में नहर सिंचाई के प्रसार ने राजस्थान के कई क्षेत्रों की परिस्थिति, अर्थव्यवस्था और समाज को बदल दिया है। अब लंबे समय तक मृदा में नमी बनी रहती है, अतः कमान क्षेत्र विकास के कार्यक्रम के अंतर्गत वन रोपण और चारागाह विकास से भूमि हरी भरी हो गई है। इस प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था प्रत्यक्ष रूप से रूपांतरित हो गई है, बोए गए क्षेत्रों में विस्तार हुआ है और फसलों की सघनता में वृद्धि हुई है। यहाँ के पारंपरिक फसलों चना, बाजरा और ज्वार का स्थान अधिक मूल्य देने वाला गेहूं, कपास, मूंगफली और चावल ने ले लिया है। यह सघन सिंचाई का परिणाम है। इस क्षेत्र की कुल 19.63 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा जो है प्राप्त है, ठीक है। देखिए, इंदिरा गांधी नहर का कमान क्षेत्र का सिंचाई पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। तो इंदिरा गांधी नहर जो है राजस्थान में है, ठीक है, और राजस्थान के जो शुष्क इलाके हैं, जो सूखे इलाके हैं, उन क्षेत्रों में हरियाली लाने का कार्य जो है कि इंदिरा गांधी नहर ने किया है और उन क्षेत्रों में एक बड़ा बदलाव लाया है। बड़ा बदलाव लाया है किस क्षेत्र में, जो परिस्थितिकी है, अर्थव्यवस्था है, जो यहाँ की समाज है, ठीक है, उसको क्या किया है, बदल दिया है, उसमें बदलाव आया है। जैसे वहां पर अब मृदा में नमी बनी रहती है, उसमें कमान क्षेत्र के विकास से जो हुआ है कि बहुत सारे उसमें कार्यक्रम चलाया गया, उसके अंतर्गत वन रोपण किया गया, चारागाह के विकास हुए, ठीक है, और इससे जो है कि देश की अर्थव्यवस्था प्रत्यक्ष रूप से बदला है, ट्रांसफॉर्म हुआ है, ठीक ना। और इस प्रकार से फसलों की सघनता में वृद्धि हुआ, और जो फसल है वो यानी कि प्रचुर मात्रा में बढ़ा। यहाँ जो पारंपरिक फसलें थे, उन फसलों के का मूल्य अधिक देने वाला गेहूं है या जो भी चावल है उसने ले लिया है।
या सघन सिंचाई का परिणाम है, यानी कि सिंचाई व्यवस्था वहां पे उस नहर से सुलभ हो गया है, समझे। और सुलभ होने का नतीजा यह रहा कि वह क्षेत्र जो है कि हर चीज में वृद्धि कर पाया, हर तरह के फसलों को उत्पादन करने में वह क्षेत्र सक्षम हो पाया है। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान जो है कि आपका इंदिरा गांधी नहर का ही है, ठीक है। तो आपने इसके जो सकारात्मक प्रभाव है वो देखे, यानी कि फसलों में एक तरह से इजाफा देखने के लिए मिला, वृद्धि मिला, ठीक है। और जो आपको शुष्क प्रदेश हुआ करते थे वो अब हरे भरे रहने लगे और उत्पादकता में काफी वृद्धि आया, ठीक है। हर क्षेत्रों में वह अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इस तरीका से बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किसे कहते हैं, तो हम लोग ये लास्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है। लास्ट डिस्कस करेंगे हम लोग कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किसे कहते हैं। व्हाट इज मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट। बहुमुखी, बहुधंधी या बहुउद्देशीय योजना, तीनों का मीनिंग जो है कि सेम है। देखिए बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहने का उद्देश्य क्या है या इसको कहते किसको है, ठीक है। तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना उस नदी घाटी परियोजना को कहेंगे जिसमें बहुत सारे कार्यों को अंजाम दिए जाते हैं एक साथ। उस परियोजना से बाढ़ नियंत्रण करना रहा, उस परियोजना से बिजली उत्पादन करना रहा, उस परियोजना से बाकी अन्य क्षेत्रों में सिंचाई करने रहे, ठीक है, या उन क्षेत्रों से बाकी अन्य जरूरतों की पूर्ति करने रहे। तो अगर एक तीर से जब कईक सारे निशाने साधे जाए तो वो आपके बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत आते हैं। यानी कि एक हम प्रोजेक्ट लाएं और उन प्रोजेक्टों में अलग अलग छोटे छोटे और भी परियोजनाओं को जब हम लोग इंक्लूड करते हैं तो वो परियोजना आपके बहुउद्देशीय परियोजना कहलाते हैं, ठीक है। जैसे आपने बहुत सारे सुना होगा भाखड़ा नांगल परियोजना, एक प्रकार का बहुउद्देशीय परियोजना है, ठीक है। कोसी नदी घाटी परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना का हिस्सा है। तो इन चीजों को समझ लेंगे, बाकी जो कंटेंट कहेगा उसके हिसाब से भी बात करेंगे हम लोग। तो जिस प्रकार से जैसे मान लीजिए कि आपने कोसी नदी घाटी परियोजना का नाम सुना, तो जो कोसी नदी घाटी परियोजना है उन परियोजना का मकसद क्या है। उस परियोजना का मकसद एक तो कोसी नदी घाटी परियोजना लाया गया। अब उसमें क्या है कि कुछ क्षेत्रों में सिंचाई की भी व्यवस्था उपलब्ध कराई गई, कहीं से बिजली तैयार किए जा रहे हैं, ठीक है, कहीं से जो है कि बाकी अन्य क्षेत्रों में भी बिजली मुहैया कराए जा रहे हैं, ठीक है, या बाढ़ फ्लड कंट्रोल करना है। यह सब क्या है, उद्देश्य है। तो जब एक साथ बहुत सारे जब उद्देश्य जुड़ते हैं तो उन उद्देश्यों को जोड़ कर एक बहुउद्देश्य बना दिए जाते हैं। उसको हम लोग बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं, या बहुमुखी या बहुधंधी या बहुउद्देशीय परियोजना इसको कहा जा सकता है। तो बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति करता है। जैसे आप बाढ़ नियंत्रण करते हैं, मिट्टी का प्रदूषण रोकना चाहते हैं, या पर्यटन के लिए आकर्षण केंद्र बनाना चाहते हैं, यह भी एक तरह से काम है। भारत में स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद उपयुक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अनेक परियोजनाएं बनाई गई तथा इन्हें कार्यान्वित की गई। वास्तव में भारत मानव संसाधन के साथ साथ जल संसाधन में भी संपन्न है, किंतु समुचित जल प्रबंधन के अभाव में देश का अधिकांश जल समुद्र में बेकार चला जाता है और इससे देश के विभिन्न भागों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। और बाढ़ और सूखा की समस्या से निपटने हेतु जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई और अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए देश की विभिन्न नदियों पर बांध बनाया गया, जल विद्युत गृह की स्थापना की गई तथा नहरें निकालकर सिंचाई की व्यवस्था की जाती है। तो इस प्रकार से जब बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, ठीक है, चाहे तो मिट्टी का कटाव रोकना है, मिट्टी का अपरदन जिसको कह सकते हैं, या पर्यटन के हिसाब से कोई क्षेत्र डेवलप करना है, ठीक है, यानी कि कृत्रिम झीलें बनानी है, उन झीलों में नौका विहार करने हैं, ठीक है, या टूरिस्ट स्पॉट क्रिएट करने हैं, तो उस लिहाज से भी बहुउद्देशीय परियोजना में काम लिए जाते हैं। क्योंकि आपने एक डैम बनाया, अब उसके पानी जो स्टोरेज होंगे, वाटर जो स्टोर होगा, अब उसका इस्तेमाल जो है कि आप मल्टीपर्पज तरीका से कर सकते हैं। जब आप मल्टीपर्पज तरीका से करेंगे तो उसको हम लोग बहुउद्देशीय घाटी परियोजना कहेंगे। भाखड़ा नांगल परियोजना, ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना, ठीक है,
इस तरीका से बहुत सारे देश में सलाल परियोजना, चिनाब परियोजना, बहुत सारे परियोजनाएं देश भर में चलाई गई और इसका उद्देश्य जो है कि भिन्न भिन्न रहा है। तो एक चीज और जान लीजिए, इसमें मूल रूप से बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और उससे नहर निकाल करके नहरों द्वारा सिंचाई भी किए जाते हैं, ठीक है, बिजली उत्पादन किए जाते हैं, ठीक है। अरे मुख्य रूप से 3 काम जो है कि प्रॉपर है ही है, ठीक है। सिंचाई करना, बिजली उत्पादन करना यानी कि शक्ति जनरेट करना, ठीक है, और फ्लड कंट्रोल, समझे। बाद की चीज है कि पर्यटन बनाएंगे कि वृद्धि की अपर्दन रोकेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो अलग अलग मसला है, ठीक है। लेकिन मूल काम है औद्योगिक परियोजना का यही होता है। तो अभी फिलहाल रखते हैं इतना ही, देखते हैं अगले क्लास में अगला जो भी सवाल आएगा इसी तरीका से डिस्कस करते रहा जाएगा। तो आप जो है कि हमारा साथ जो है अंत तक बने रहिए, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक हम लोग जमे रहेंगे, यूं ही आपके साथ रूबरू होते रहेंगे, बने रहेंगे। आपका केवल और केवल काम ही एक ही है कि आप वीडियो देखिए, आप सुनिए बातों को, और आपको पीडीएफ अवेलेबल कराए गए हैं उसको एक बार पढ़ लीजिए और परीक्षा में जा करके लिख के आइए, ठीक है। 90% प्लस जो है कि आपको आएंगे ही आएंगे। जो भी आपको कराए जा रहे हैं वो परीक्षा की दृष्टि से ही कराए जा रहे हैं, तो आपको कहीं अन्य जगह पर जाने की, दौड़ने की, भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। चुपचाप जो है कि आप वीडियो को देखते रहिए, आपको वीडियो प्राप्त होते रहेंगे, ठीक है। और जैसे ही आपका एक जब समय नजदीक आएगा तो हम लोग और भी जो है ऑब्जेक्टिव वगैरह जो भी है और भी फॉर्मेट कैसे होंगे, जो भी फॉर्मेट हम लोगों को बदलना होगा वो फॉर्मेट हम लोग बदलेंगे भी, ठीक है। तो आप जो है कि कहीं मत जाइए, इधर उधर हाथ पैर मारने से कोई कुछ मिलने वाला नहीं है। आप जहां हैं आप बहुत बेहतर जगह पर आ गए हैं। आप चुपचाप जो है कि मन लगा के वीडियो देखिए, पढ़िए, और पीडीएफ जो भी होंगे उसको आप पढ़िए, ठीक है। और कुछ में हम लोग ऑब्जेक्टिव भी इसमें साथ साथ इंक्लूड हम लोग लेकर के आने वाले हैं। देखते रहिए। सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में, बाय।